नॉलेज हमेशा लाइफ टाइम आपको मिलता रहे पूरी दुनिया से, ऐसी मेरी गुज़ारिश है परमात्मा से। और हम समय को ना गँवाते हुए, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे पास 40 मिनट का समय है अब, तो समय को ना गँवाते हुए आज हम टॉपिक पर आते हैं। तो बहुत सारे लोग आज हम पहली बार मिल रहे हैं, और तो मैं मेरे बारे में भी बात करूँगा, मैं क्या हूँ, इस बिज़नेस के अंदर मैंने क्या हासिल किया है। उससे पहले मैं एक शख्स का नाम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगा, जो आप सबके अपलाइन भी हैं, मिस्टर डीके धीमान जी, दुष्यंत भाई, जिनके कारण आज हम एक-दूसरे से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि डीके भाई मेरे को मिले थे जर्मनी में, हमारी इंटरनेशनल दोस्ती है। मैं उनको जानता अच्छा, भी अच्छा। नहीं था, हमारी सीधी दोस्ती हुई थी, वो जर्मनी में हुई थी, क्योंकि हम कंपनी के एक टूर पे जर्मनी गए थे और वहाँ पे हम जब मिलते चले गए, उसके बाद इतनी यारी, इतनी दोस्ती, इतना भाईपना हो गया कि आज दिन में कम से कम 4 से 5 बार एक-दूसरे से बात किए बगैर हम रहते नहीं हैं, और आज पूरे इंडिया के लिए वो रोल मॉडल है, और मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ, उनसे बहुत कुछ चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ। और आप सब लोगों से मेरे को इस बात की जलन भी होती है कि वो आपके डायरेक्टली अपलाइन हैं, और आपको बड़ा स्नेह है और उनका बड़ा प्यार, और वो सब कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली उनसे मिलती है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि जिनके पास इस तरीके की अपलाइन हो, दुष्यंत भाई जैसे, शिवम गोस्वामी जैसे, और अगर मैं मान सर की बात करूँ, मान सर को मैं आज से नहीं, लगभग 13-14 साल से जानता हूँ। मान सर, राजकुमार गिरी जी, राजीव शर्मा जी, रेहान भाई, रिजवान भाई, मैं इनको आज से 14-15 साल से जानता हूँ, और उनका सानिध्य आप लोगों के साथ डायरेक्टली बना हुआ है। तो अगर इस तरीके की अपलाइन अगर हमारे साथ है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि दुनिया में हमें कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। चलिए अब शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमारी परंपरा है वेस्टीज की, हम परिचय के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हम एक-दूसरे को आज पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम सुरेश पंडित है। बेसिकली मैं राजस्थान की राजधानी, जिसको पूरी दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, मैं जयपुर से रहने वाला हूँ। बात करूँ, बहुत सारे लोगों को एक गलतफ़हमी होती है कि कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को एक गलतफ़हमी ये भी होती है कि कामयाब होने के लिए किसी अच्छे घर में पैदा होना ज़रूरी होता है। लाइक जैसे किसी टाटा-बाटा के घर में हम पैदा हो जाते हैं, तो कामयाबी तो अपने आप आ जाती है। बहुत सारे लोगों को एक गलतफ़हमी ये भी होती है कि कामयाब होने के लिए किसी बड़े शहर में पैदा होना या रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये कुछ आपकी जो धारणाएँ हैं, आज उनको मैं गलत साबित करने वाला हूँ, क्योंकि जब मेरे जैसा आदमी अगर यहाँ पहुँच सकता है, तो आप मेरे से बहुत आगे जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शॉर्टकट में अगर मैं मेरी स्टोरी शेयर करूँ, तो मैंने बताया मेरा नाम सुरेश पंडित है। बेसिकली मैं जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर, जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटे गाँव में मैं पैदा हुआ। गाँव का नाम मैं इसलिए लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं, शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैं वहाँ पे एक साधारण से एक गरीब ब्राह्मण परिवार में मैं पैदा हुआ। पिताजी मेरे एक किसान हुआ करते थे। हम 4 भाई-बहनों का परिवार है, और मैं परिवार में सबसे छोटा हुआ करता हूँ। अगर आप लोग मेरी पढ़ाई-लिखाई को लेकर के समझना चाहते हैं, तो मैंने सरकारी स्कूल के अंदर 10 क्लास तक पढ़ाई किया है। मैंने छठी क्लास के अंदर पहली बार मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ा था, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में 5वीं तक एबीसीडी पढ़ाई नहीं जाती, और छठी क्लास में मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ा था। और 10वीं क्लास के अंदर अपनी जो पढ़ाई-लिखाई में मैं इतना इंटेलिजेंट था कि 10वीं क्लास के अंदर अपना जो मार्कशीट आया था, उसके अंदर मैं अखबार, उस टाइम हमारे अखबार के अंदर नंबर आते थे कि कौन-कौन पास हुआ ये, और मैं उस अखबार को 3 बार पलट चुका था, उसमें मेरा नंबर ही नहीं मिल रहा था। लास्ट में किसी मेरे दोस्त ने कहा, "भाई तेरा नंबर है, देख पीछे-पीछे वहाँ पे।" तो मैं अगर बात करूँ, 3rd डिवीज़न में पास हुआ, और आज भी मेरा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा-सा तंग है, क्योंकि अपने को ग्रेस-व्रेस भी लगा था, वो इंग्लिश में ही लगा था। तो 10वीं क्लास जब मैंने पास पास आउट किया, और वो ज़माना था कि जब मैं 3rd डिवीज़न बाय ग्रेस पास हुआ, तो भी मेरे पापा जी ने मिठाइयाँ बाँट दी थी कि बस कैसे भी करके लड़का 10th पास हो गया जी, क्योंकि वो हमारा दौर एक अलग था। आज की बात अलग है कि आज तो 95-96% वाले बच्चे भी अपने आप को डिप्रेशन में ले लेते हैं, पता नहीं किस तरीके की गलत हरकतें भी कर लेते हैं, कई तो सुसाइड भी कर जाते हैं इस तरीके का। तो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों को एक गलतफ़हमी होती है कि कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, कामयाब होने के लिए पढ़ते-लिखते रहना ज़रूरी है। जो नई चीज़ें आ रही है, उनके बारे में जानकारी लेते रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़े-लिखे होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं 10वीं क्लास तक मैं पढ़ा-लिखा हूँ। पारिवारिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिताजी ने कैसे-जैसे करके हमारे को इतना पढ़ाया, और मैं परिवार को कुछ सपोर्ट करना चाहता था। हर बच्चे की इच्छा होती है कि मैं मेरी फैमिली के लिए कुछ करूँ। तो मैंने 10th के बाद मेरी एजुकेशन को क्विट किया, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं मेरा गाँव छोड़ कर के, पास में ही मेट्रो सिटी बड़ा शहर है, वो जयपुर पड़ता है, तो मैं मेरा जयपुर आ गया था। ये बात कर रहा हूँ मैं 2004 की। तो जब जयपुर आया,
मैं उस मेरी मार्कशीट को लेकर के 2 महीने तक मार्केट में खूब घुमा कि भाई साहब मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो और 2 महीने तक मैं उस मार्कशीट को लेके घूमता रहा। हालाँकि आज भी मार्केट में बड़ा कॉम्पिटिशन है जॉब में, आज भी मेरे को पता है बीए, एमए किए हुए बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती और उस टाइम भी कुछ हालात ऐसे ही थे कि बीए, एमए, एलएलबी, एमटेक, बीटेक किए हुए बच्चे भी अपनी मार्कशीटों को ले लेके घूमते थे, उनको उस टाइम भी जॉब नहीं मिलती थी। तो मेरे को 10वीं की मार्कशीट पे कोई जॉब मिलने वाली थी नहीं। अल्टीमेटली लास्ट 2 महीने बाद मेरे को एक मेरे दोस्त के माध्यम से मेरे को एक जॉब मिली और वो जॉब इसलिए मिल गई थी क्योंकि वहाँ पढ़ाई-लिखाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी, मेरे को एक मिस्त्री का जॉब मिलता है। एक्वागार्ड एक कंपनी है जो पानी फ़िल्टर की मशीनें बनाती है आरओ लाइन की। तो मैंने पहली बार आरओ का नाम सुना था आरओ। 2004 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये आरओ क्या होता है? बोला जी एक ऐसा है, ये कंपनी है, ये पानी फ़िल्टर की मशीनें बनाती है और आपको काम ये है कि आपको ये सर्विस डिवीज़न के अंदर आपकी जॉब लगती है। आपका काम ये है कि आपको घर-घर जाना है और लोगों की जो भी आरओ मशीन खराब हो जाती है उसको रिपेयर करना है। और मैंने वहाँ से एज़ ए मेरा करियर स्टार्ट किया और मैं बात कर रहा हूँ 2004 की नहीं, आज के लगभग 16 साल पहले की। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ मुश्किल से मेरे में 35 किलो वज़न रहा होगा और एक 40 किलो का बैग मेरे कंधे पे हमेशा टका रहता था जिसमें पाना, पेचकस, ड्रिल, फ़िल्टर, मोटर पंप ये सब कुछ चीज़ें होती थी और मैं घर-घर जा कर के लोगों की आरओ मशीन रिपेयर करता था। हालात ये थे कि उस टाइम व्हीकल के नाम से मेरे पास कोई व्हीकल हुआ नहीं करता था। मैं मिनी बस, सीटीएस बसें जो चलती है उसके अंदर घर-घर जाता था। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि कई बार सीटीएस बस है वो जैसे अपना बस स्टैंड पे उतार के चली जाती थी और पार्टी का घर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर अंदर गली में होता था। तो वो 2 किलोमीटर पहुँचने में ही मेरे टेढ़ी खीर थी और फिर जब इतना वज़न उठा के वहाँ पहुँचता था तो 2 घंटे तक तो मैं बैठ कर के पहले साँस लेता था तब जाकर के वो होता था। तो स्टोरी को अगर शॉर्ट करूँ तो इस तरीके की लाइफ़ चल रही थी, कट रही थी। अगर मैं सैलरी वाइज़ बात करूँ तो लगभग 15,000 रुपए के आस-पास मेरा सैलरी हुआ करता था। और अगर व्हीकल के नाम से बात करूँ, उस टाइम कोई व्हीकल नहीं होता था, तो मेरे को चाहिए था कि एक मेरे पास भी व्हीकल हो। तो मैं एक सेकंड हैंड बाइक मैंने परचेज़ की थी। मैं ये मेरी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे आऊँगा 5 मिनट बाद इस मैटर पे। तो मैंने एक सेकंड हैंड बाइक परचेज़ की थी और वो बाइक मैंने 4,500 रुपए में परचेज़ किया था। हमारे राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो नागौर। तो ऐसा फ़ेमस है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बाइक है, वो बड़ी सस्ती मिल जाती है। मेरे को नहीं पता क्यों मिलती है, लेकिन ऐसा है। तो मैं नागौर से एक सेकंड हैंड बाइक परचेज़ करके लाया था और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि उस टाइम जब मैंने वो बाइक परचेज़ की थी, मैंने मेरे 3 दोस्तों से 4,500 रुपया उधार लिया था कि भाई मेरे को एक बाइक की ज़रूरत है, आप मेरे को अभी कुछ हेल्प कर दो पैसे के रूप में, जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं आपको वापस दे दूँगा। और मैं 4,500 रुपए लेके वो बाइक लेके आया था और वो बाइक की खासियत ऐसी है कि वो बाइक चलती कम, रुकती ज़्यादा थी। वो एवरी 2 किलोमीटर जाने के बाद अपने आप बंद हो जाती थी। और कोई माइका लाल है नहीं जो उस बाइक को स्टार्ट कर दे, मेरे अलावा उसको कोई स्टार्ट नहीं कर सकता था। इस तरीके की वो बाइक हुआ करती थी, बिल्कुल टूटी-फूटी और आज भी हकीकत बताऊँ स्टार स्पोर्ट्स वो मोटरसाइकिल थी और मेरे को उस टाइम ये भी नहीं पता होता था कि स्टार स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में फ्यूल टैंक कितने लीटर का आता है। क्योंकि अपनी कभी इतनी औकात होती ही नहीं थी कि उसका फ्यूल टैंक में एक बार में मैं पूरा रिफिल करवा लूँ। मैं उसमें 10-10, 20-20, 30-30 रुपए का पेट्रोल भरवा-भरवा करके चला करता था। और ये बात वो उस ज़माने की है कि जब मैं और मेरी वाइफ़ कई बार ऐसा होता था उस बाइक पे बैठ के जब हम मार्केट में निकलते थे और पास से कोई चमचमाती हमारे दुष्यंत भाई जैसी किसी की कार जाती थी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी अरे बीएमडब्ल्यू, ऑडी तो बड़ी बात थी, कोई मारुति-वारुति अगर कोई इओन भी अगर पास से निकल जाती थी, अल्टो वगैरह भी, तो मेरी वाइफ़ कई बार मेरे को बोलती थी, "जी सुरेश सुनो।" मैंने कहा, "सुनाओ।" बोला, "कभी ज़िंदगी में अपने पास भी कार होगी क्या?" और ये उस आदमी से पूछा जाता है जिसके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं है, उस आदमी को बोला जाता है कि क्या हमारे पास भी कभी कार होगी क्या? और मैं मेरी बीवी को समझा दिया करता था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े समझदार हैं और मैं मेरी बीवी को समझा देता था, मैंने कहा यार कहाँ कार-वार के चक्कर में पड़ रही है। देख बाइक बढ़िया-बढ़िया बाइक चल रही है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, मैं तेरे को देख किशोर कुमार के बढ़िया-बढ़िया नगमे सुनाता हूँ और तू मेरे को चिपक कर के बैठी है, ये दोनों का जो प्यार है ये बाइक पे ही रहेगा। कार-वार ले लेंगे तो कार में क्या होता है, तू इधर बैठेगी, मैं इधर बैठूँगा, बीच में कई गेयर-वेयर होते हैं, पागल लड़की, कार के अंदर प्यार कम हो जाता है। और उस टाइम मेरी बीवी सोचती थी कि शायद कार के अंदर प्यार कम हो जाता है, तो बीवी बोलती थी, "नहीं जी, हमारे को कार नहीं चाहिए, अपनी तो बाइक ज़िंदाबाद है।" वो तो आज समझ में आया है कि उसको समझ में नहीं आता था कि कार से प्यार कम हो जाता है, उसको ये समझ में आ जाता था कि मेरा पति लल्लू है, खरीदने की इसकी औकात है नहीं, इसलिए मेरे को समझाता है। तो जब वो उदास होती थी, मैं इस तरीके की बात करके उसको मैं समझा दिया करता था। कई बार ये होता था मैं और मेरी वाइफ़ जब बाज़ार में निकलते थे, एक्चुअली मैंने बताया राजस्थान। राजस्थान इसका मतलब होता है राजाओं का स्थान। यहाँ राजा-महाराजाओं का वो ये हमारा राज्य रहा है और यहाँ पर बड़े-बड़े घर होते हैं। महल के महल, गढ़ के गढ़ लोग घर बनाते हैं। और जब किसी घर के सामने से मैं निकलता था, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक 8 बाई 8 का रूम हुआ करता था जयपुर में।
मैं एक 8 बाई 8 के रूम के किराए पे मैं रहा करता था और वो 8 बाई 8 का रूम का भाड़ा भी मैं कई बार टाइम पे नहीं भर पाता था। क्योंकि अगर बच्चों की स्कूल फीस भर दी, तो प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि बच्चों की फीस भर दी तो मकान का भाड़ा कैसे भरेंगे? मकान का भाड़ा भर दिया जाता था तो उसमें बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? इस तरीके की समझौते भरी ज़िंदगी चलती रहती थी हमारी। तो 8 बाई 8 के रूम में मैं रहा करता था और उसका भाड़ा भी मैं टाइम पे नहीं भर पाता था। तो कई बार जब मैं वहाँ से निकलते और मैं सोचता था, मेरी बीवी को बोलता, मैंने कहा यार लोगों के पास इतना पैसा आखिर आता कहाँ से कि इतने बड़े घर बना देते हैं। हमारा तो 8 बाय 8 का रूम है, उसका भाड़ा भी हम टाइम पे नहीं भर पाते हैं। तो जब मैं उदास होता था, तो मेरी वाइफ़ मेरे को समझा देती थी कि कहाँ सुरेश यार तुम बड़े-बड़े घरों के चक्कर में लग रहे हो। इतने बड़े घर के अंदर तो बंदा अपनी पत्नी को आवाज़ 8 बाय 8 का रूम कितना बढ़िया है कि पति ऐसे कई बार वो मेरे को मैं उसको समझा देता था और ये हमारी समझौते भरी ज़िंदगी इसी तरीके से चल रही थी, गुज़र रही थी या मैं बोलूँगा ज़िंदगी को काट रहे थे, बस एक-एक दिन चलता जा रहा था। और इसी दौरान चलते-चलते मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आते हैं और वो उन्होंने अभी तो हम क्योंकि ये कोरोना का दौर चल रहा है इसलिए अभी हम फिजिकल सेमिनार्स मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी मजबूरी है कि हम अभी ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। उस टाइम एक कोई कम सेमिनार्स हो रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने आकर के मेरे को बोला कि यार एक प्रोग्राम है, एक सेमिनार है और तू वहाँ पे चल। मैंने कहा जी क्या होगा? बोला अगर तू वहाँ पे चलता है, बात समझ में आती है तो तू लाख रुपया कमा सकता है। और हकीकत बता रहा हूँ, मैंने मेरे दोस्त को 3 बार बोला। मैंने कहा, "यार तेरे को तू मेरी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख कर के तेरे को लगता है कि मैं 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ?" बोला, "नहीं भाई तू कमा सकता है, तू चल तो सही।" और मैं हमेशा एक बोलता हूँ, गरीब आदमी सिर्फ़ फिज़िकली गरीब नहीं होता, वो मेंटली भी गरीब होता है। क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर था वो ₹15,000 का था। क्योंकि मैं सुबह 7-8 बजे घर से निकलता था, रात को 10 बजे घर आता था। पूरे दिन कितने लोगों की गालियाँ सुनता था, कितनी बॉस से गालियाँ सुनता था, कितने पापड़ बेलते थे, कितनी आल-जंजाल करने के बाद मेरे को ₹15,000 मिलता था और वो बोल रहा था कि वो मीटिंग सुनने के बाद तेरे को लाख रुपया महीने का आने लग जाएगा। तो मेरे को लगता था ये लाख रुपया हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हाँ, लाख रुपया लोग कमाते हैं, पर वो कुछ स्पेशल लोग होते हैं। वो स्पेशल लोग होते हैं इसलिए वो लाख रुपया कमा लेते हैं। मैं मेरे जैसा आदमी लाख रुपया नहीं कमा सकता। फिर भी उस दोस्त के कहने से मैं चला गया बिना मन के मीटिंग के अंदर और उस मीटिंग के अंदर बातें हो रही थी सपनों की, उस मीटिंग के अंदर बातें हो रही थी ऑडी, बीएमडब्ल्यू की, वहाँ मीटिंग में बातें हो रही थी फॉरेन टूर की, इस तरीके की बातें हो रही थी, वो सब अपने को बाउंसर जा रहा था। क्योंकि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो 15,000 वाला था, जैसे अपने पास मोबाइल है। मैं हमेशा बोलता हूँ जी आदमी स्मार्ट है या नहीं है, लेकिन मोबाइल स्मार्ट सब रखते हैं जी। तो इस स्मार्ट मोबाइल के अंदर आप देखना कई बार जब आप कोई नई फाइल लॉगिन आती है, तो जब उसको हम ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होती, वहाँ पर एरर आ जाता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। तो अपना जो सॉफ्टवेयर था वो थोड़ा-सा लो वर्ज़न वाला था। तो वहाँ वो कुछ बात अपने को दिमाग में घुस ही नहीं रही थी, वो क्या बोले जा रहा था, क्योंकि अपने मतलब की ही नहीं थी वहाँ पर। लेकिन उस मीटिंग के अंदर मेरे को 2 बात समझ में आई थी जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उस मीटिंग में उस लीडर ने एक बात बोली थी कि जी आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप वेस्टीज में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप वेस्टीज करें या नहीं करें। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अगर आप वेस्टीज नहीं भी करेंगे तो भी आपके घर में वो सामान तो आपको लाना पड़ेगा जो वेस्टीज कंपनी में मिलते हैं। जैसे उन्होंने कहा जी तेल है, चाय है, साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, टूथपेस्ट है, कपड़ा धोने का है, पोछा लगाने का है, बर्तन साफ करने का है, ये सब सामान तो आपको लाना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये बोला लाना पड़ेगा, मैंने कहा जी दादागिरी? बोला जी बिल्कुल दादागिरी। उन्होंने कहा नहाना तो पड़ेगा। मैंने कहा क्यों नहाना पड़ेगा? मजबूरी है। बोला जी बिल्कुल मजबूरी है। कितने दिन नहीं नहाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 9 दिन। घरवाले भी जूते मार देंगे 10वें दिन तो कि हरामखोर नहा के तो आजा बदबू मार रहा। यानी नहाना तो पड़ेगा, टूथपेस्ट तो करनी पड़ेगी, पोछा तो लगाना पड़ेगा, बर्तन तो साफ करने पड़ेंगे। बोला जी ये सब सामान तो आपको लाना पड़ेगा। आज आप ला रहे हो, आपसे पहले आपके पिताजी लाते थे, पिताजी से पहले दादाजी लाते थे, दादाजी से पहले परदादा, सड़दादा, लड़दादा, ककड़दादा, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, दादा। बोला जी 7 पीढ़ियों से आपके घर में ये सामान आ रहा है, ईमानदारी से बताना किसी के घर में पुट्टी-चवन्नी आई? अब अपने घर में आई नहीं थी। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं आई। बोला जी आगे आने की उम्मीद है? मैंने कहा जी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो बोला जी ये कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग इसको पूरी दुनिया में बोला जाता है। आज की तारीख में ये हिंदुस्तान के लिए अभी ये हो सकता है नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये आज 60 से 70 साल हो गए हैं इस कॉन्सेप्ट को काम करते हुए और हिंदुस्तान के अलावा आज कई कंट्रीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान में इस नए कॉन्सेप्ट का नाम वेस्टीज के नाम से जाना जाता है। अगर आप जो सामान खरीदते हो, ये सामान आपका खरीदना मजबूरी है, अगर ये मजबूरी में खरीदे जाने वाला सामान अगर आप वेस्टीज कंपनी में जुड़ के यहाँ से खरीदते हो तो आने वाले टाइम में आपके घर में लाख रुपया महीने का आ सकता है।
मेरे को कुछ मैं नहीं कहता कि 31 महीने पहले की वो बात है, 5 मार्च 2018 मेरे को डेट भी याद है। उस 5 मार्च 2018 को मैं नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ खोद दिया। मैं नहीं कहता कि मैंने उस दिन कोई बहुत बड़ा काम खड़ा कर दिया। एक छोटा-सा काम मेरे को बताया गया था जो कि ज़्यादातर लोग अभी हो सकता है इस मीटिंग में भी कुछ नए लोग बैठे होंगे, वो भी शायद वो डिसीज़न नहीं ले पाएँगे क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, पावर ऑफ डिसीज़न कामयाबी आती है एक डिसीज़न लेने के बाद और हर आदमी एक डिसीज़न नहीं ले पाता है। ज़्यादातर लोग हमारे डिसीज़न कुछ और लोगों के माध्यम से हम लेते हैं। और वहाँ पर उस दिन मेरे को बताया गया था कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक दुकान बदलनी है, करना कुछ नहीं है, एक ब्रांड बदलना है। कि आज से पहले आप किसी XYZ ब्रांड का साबुन काम में लेते थे, आज से पहले किसी XYZ ब्रांड की आप चाय पीते थे। आज के बाद आपको वेस्टीज ब्रांड की चाय पीनी है, आज के बाद आपको वेस्टीज ब्रांड की टूथपेस्ट करनी है, आज के बाद आपको वेस्टीज ब्रांड के साबुन से नहाना है। आज से पहले किसी आप रामलाल श्यामलाल की किराने की दुकान से सामान ला रहे थे, अब रामलाल श्यामलाल की दुकान को छोड़ करके आपको वेस्टीज की दुकान से सामान खरीदना है। मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा काम था, एक छोटा-सा काम था। करना क्या था? सिर्फ एक दुकान बदलनी थी, करना क्या था? एक आपको ब्रांड बदलना था। और यहाँ पर भी अगर कुछ नए लोग बैठे हैं, उनको भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस मामले में तो अपन पीएचडी होल्डर है। वैसे मैं पढ़ा लिखा 10वीं था, लेकिन इस मामले में अपन पीएचडी होल्डर थे। किस मामले में? दुकान बदलने के मामले में, ब्रांड बदलने के मामले में। मैंने कहा जी इस काम को तो आज से लेके बचपन से लेके अभी तक अपने हज़ारों बार किया है। हज़ारों बार मैंने ब्रांड भी बदले हैं, हज़ारों बार मैंने दुकान भी बदली है। ईमानदारी से बताना जितने लोग अभी यहाँ पर मीटिंग में बैठे हैं, कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं साहब मैं तो बचपन से लेके आज तक, मैं तो एक ही ब्रांड का सामान काम में लेता आ रहा हूँ। या बचपन से लेके आज तक हमने तो किसी दूसरी दुकान की थली भी नहीं चढ़ी, मैं तो एक ही दुकान से सामान खरीद रहा हूँ। हमने हज़ारों बार दुकान भी बदली है, हज़ारों बार ब्रांड भी बदले हैं, लेकिन लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने कहा जी आज बस एक बार आप ब्रांड और बदल लो, एक बार दुकान और बदल लो, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उन्होंने मेरे को बताया कि आज वेस्टीज को चलते हुए उस टाइम लगभग 14 साल कंप्लीट हो चुके थे। अभी तो साढ़े 16 साल हो गए। बोला जी आज वेस्टीज को चलते हुए 14 साल हो चुके हैं और वेस्टीज के अंदर 14 साल के अंदर ऐसे-ऐसे लोग कामयाब हो गए, जो बोल नहीं सकते, आज वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, जो चल नहीं सकते, वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, जो जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, आज वो लाखों रुपया कमा रहे हैं और तो और माय डियर फ्रेंड, जो हम जमीन के 6 फीट ऊपर खड़े होकर के जितना पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, आज वेस्टीज में ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं, जो जमीन के 6 फीट नीचे दफन है। कहने का मतलब आज इस दुनिया में भी नहीं है। वो भी यहाँ से 13-13, 14-14 लाख रुपया पर मंथ का कमा रहे हैं। प्रेस्टीज में ऐसे-ऐसे लोग कामयाब हो गए, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गाँव से हैं, शहर से हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ठिगने हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, महिला है, पुरुष है, स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेस्ट ईच में हर प्रकार, हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग आज यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट है तो लाखों रुपया कमा रहे हैं, चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग है तो लाखों रुपया कमा रहा है, महिला है तो लाखों रुपया कमा रही है। हर प्रकार के लोग आज यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं। तो मेरे को करना क्या था कि सिर्फ एक दुकान बदलनी थी। करना क्या था? सिर्फ एक ब्रांड बदलना था। और माय डियर फ्रेंड मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के मेरे शब्दों को अदरवाइज़ मत लेना, मेरे शब्द कुछ इसी तरीके के होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे को बोल भी देते हैं कि पंडित जी आपका जो बात करने का तरीका होता है वो एटीट्यूड का ही लोगों को चुभ जाता है। मैंने कहा चुभ जाता है तो चुभ जाने दो। अगर मेरे शब्दों से अगर किसी की मृत आत्मा जिंदा हो जाए, अगर वो लखपति बन जाए तो इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पैसे के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या करने को तैयार हैं। मेरे को क्या बताया गया था सिर्फ एक दुकान ही तो बदलनी है। मेरी अभी लगभग 40 साल की उम्र है। इस 40 साल की उम्र के अंदर मैंने देखा है, इस पैसे के लिए बेटा बाप को बदल देता है, पति पत्नी को बदल देते हैं, लोग अपना समाज और धर्म बदल देते हैं। फिर अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मेरे शब्दों को अदरवाइज़ मत लेना, मैं जाति से शर्मा आदमी हूँ। मैंने बहुत सारे शर्माओं को वर्मा लगाते हुए देखा है। किसके लिए? सिर्फ़ पैसे के लिए, क्योंकि शर्मा को नौकरी नहीं मिलती, वर्मा के लिए स्पेशल एक कोटा होता है। बहुत सारे लोग अपना धर्म बदलने को तैयार है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के अंदर चलो आप मेरे साथ साउथ इंडिया के अंदर। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के लिए लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, धर्म बदलने के लिए तैयार है। तो लोग अपना धर्म, जात बदलने के लिए तैयार है, तो सिर्फ एक दुकान बदलने की बात की गई थी। मैंने कहा सुरेश पंडित दुनिया का सबसे सस्ता सौदा है कर डाल। अगर दुकान बदलने से ज़िंदगी बदलती है तो आज की आज और अभी का अभी कर डाल। और 5 मार्च 2018 को मैंने एक डिसीज़न लिया था, एक छोटा-सा डिसीज़न कि मैंने उस दिन एक प्रण लिया था कि आज के बाद मेरे घर में जो सामान आएगा वो वेस्टेज का आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड मैं हमेशा बोलता हूँ कामयाबी, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। कामयाबी हमेशा चंद लोगों के अंदर, कम लोगों के अंदर रहना पसंद करती है और कामयाब इसीलिए कम लोग होते हैं क्योंकि हर आदमी दर्द सहन कर नहीं पाता। जैसे ही आप एक डिसीजन लेकर के काम करना शुरू करते हैं, लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लोग आपकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी अड़चनें आना शुरू हो जाती है और सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आपके घर से आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं वेस्टीज में जुड़ा, मैंने मेरा सामान खरीदा,
सामान खरीद के मेरा सामान का बैग लेके मैं घर पे पहुँचा। घर पे पहुँचते ही सबसे पहला विरोध भाई साहब घर से ही होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो जॉइन हो चुके हैं उनके साथ ये होना शुरू हो चुका होगा, जो नहीं हुए हैं उनके साथ ये सबसे पहले यही होगा। जैसे ही मैं सामान लेके घर पहुँचा, सामने श्रीमती जी मिल गई गेट के ऊपर ही, बोला जी कहाँ जाके आए हो? मैंने कहा जी वेस्टेज में जाके आया हूँ। बोला जी क्या लेके आए हो? मैंने कहा जी ये सामान लेके आया हूँ। मैंने एक-एक सामान बैग से निकाल-निकाल के उसके सामने रखना शुरू किया जी। मैंने कहा ये वेस्टीज का साबुन है, ये तेल है, ये चाय है, ये है, ये कपड़ा धोने का है, ये पोछा लगाने का है, ये चेहरे पे लगाने का है। और जैसे उन्होंने देखा, मेरी पत्नी ने 3 बार मेरे को देखा और बोलती जी आप बड़े भोळे हो, क्योंकि दुनिया की हर पत्नी को यही लगता है उसका पति बड़ा भोळा है और उसको तो कोई भी टोपी उड़ा जाता है। तो वो तो पति को पता है वो कितना 30 मार का है, पर पत्नी की नज़रों में तो वो भोळा ही होता है। तो बोला जी आप बड़े भोळे हो, किसके चक्कर में लग गए? ये क्या सामान उठा के लाए हो? मैं तो ये सामान भी मेरे को तो नकली सा नज़र आ रहा है। मैंने तो कभी इसका टेलीविज़न में कोई एडवर्टाइज़ भी नहीं देखा, ये कहाँ से उठा के लाए हो? मैं उसको समझाया जा रहा था, मैंने कहा देख ये जो साबुन है, इस साबुन से अगर तू नहाएगी तो तू भी एक दिन ऐश्वर्या राय बन जाएगी। मेरी बीवी किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं थी, वो बोलती जी नहीं मैं तो लक्स साबुन से नहाती हूँ, मैं तो लक्स से ही नहाऊँगी। और मैं उसको बार-बार समझा रहा था, मैंने कहा देख तू लक्स से नहाती है, पैसा ऐश्वर्या के घर में जाता है। अगर तू वेस्टीज के साबुन से नहाएगी तो तू भी एक दिन ऐश्वर्या बन जाएगी। वो नहीं समझने को तैयार थी। मैंने चेहरे पे लगाने वाली क्रीम निकाली, बोला जी ये क्या है? मैंने कहा ये चेहरे पे लगाने की क्रीम है। बोला जी आप ही लगाओ, मैं तो फेयर एंड लवली लगाती हूँ, मैं तो फेयर एंड लवली लगाऊँगी। मैं उसको समझा रहा था, मैंने कहा देख तू फेयर एंड लवली लगाती है, पैसा कैटरीना कैफ के पास जाता है। अगर तू वेस्टीज की क्रीम लगाएगी तो तू भी एक दिन कैटरीना कैफ बन जाएगी। पर वो किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैं एक डिसीजन ले चुका था। मैंने डिसीजन लिया था कि अगले 3 साल तक चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर का जो सामान आएगा वो वेस्टीज की दुकान से आएगा। तो मैंने मेरी बीवी को बोला कि देख मैं एक डिसीजन ले चुका हूँ। अब तू सुरेश पंडित की पत्नी है तो सामान वेस्टीज का काम में लेना पड़ेगा और किसी और की पत्नी है तो तेरी मर्ज़ी है उस ब्रांड का काम में ले। तो इस तरीके से मेरे घर में वेस्टीज का सामान आना शुरू हुआ। उसके बाद तो हालाँकि अलग बात है कि फिर बीवी ने बोला जी इसका तेल बहुत ज़ोरदार का है, चाय बहुत ज़ोरदार की है। भाई ज़ोरदार की है तो ज़ोरदार की लगेगी। लेकिन पहले दिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं मेरे अपलाइन से मैंने बात करना शुरू किया। मैंने अपलाइन को पूछा कि मैंने कहा सर वो लाख रुपया कब आएगा जो आप बता रहे थे कि आपके आने वाले टाइम में लाख रुपया आएगा। मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला कि अगर आपको लाख रुपया चाहिए तो अब लोगों को बताओ। मैंने कहा किसको बताऊँ? बोला आप लोगों को बताओ। मैंने कहा किसको बताऊँ? बोला यार हिंदुस्तान में 140 करोड़ का देश है किसी को भी बताओ। मैंने कहा यार किसको बताऊँ? बोला अपने दोस्तों को बताओ। मैंने कहा यार दोस्तों को बताऊँ और हकीकत बता रहा हूँ जो दोस्त ये बोलते थे ना भाई तेरे लिए जान हाजिर है। हरामखोर एक भी जॉइन नहीं हुआ। कोई जॉइन नहीं हुआ। पर मैं लगातार चलता रहा, लगातार लगा रहा और मैंने लोगों को बताना शुरू किया और हकीकत बता रहा हूँ शुरुआत में जब आप भी इस दौर से निकलते हो और क्योंकि आपके कुछ लोग अभी स्टार्ट किए हैं, कुछ लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये दौर आपके साथ भी आएगा। मैं मेरी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा इसके कारण। और मैं मेरे दोस्तों के पास जाता था और दोस्तों को जाकर के जब मैं बोलता था क्योंकि शुरुआती दौर में ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था। आज तो अलग बात है लेकिन उस दौर में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था। मैं मेरे दोस्तों के पास जाता था और दोस्तों को बोलता था यार जुड़ जाओ एक दिन देखना आपके घर में लाख रुपए आ जाएगा। और मेरे दोस्त मेरे को ये बोलते थे भाई तू ही कमा लेना लाख रुपया, हम तो तेरे से ही उधार ले लेंगे। और उस टाइम बड़ा तकलीफ होता था। मैं मेरे दोस्तों के पास जाता था और उनको बोलता था कि भाई जुड़ जाओ एक दिन देखना आपके घर में कार आ जाएगी। अगेन वही वाली बात, दोस्त बोलते थे तू ही ले आना कार, हम तो तेरी वाली कार में मौजी खा लेंगे, हमारे को नहीं चाहिए। और उस टाइम मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान तू मेरी तो नहीं सुन रहा, कम से कम इनकी तो सुन ले, ये हरामखोर क्या बोल रहे हैं कि तू ही कमा लेना लाख रुपया, हम तो तेरे से ही उधार ले लेंगे। और भगवान ने उनकी सुनी कि आज मेरे घर में लाख रुपया नहीं आता, आज मेरे को हर महीने लगभग 3 लाख रुपए से ज़्यादा महीने का आता है। जब मैं मेरे दोस्तों को बोलता था कि यार जुड़ जाओ आपके घर में एक दिन कार आ जाएगी, वही दोस्त मेरे को बोलते थे कि भाई तू ही कर ले, हम तो तेरी वाली कार में ही मौजी खा लेंगे। और उस टाइम मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान तू मेरी तो नहीं सुन रहा यार, इस हरामखोर की तो सुन ये क्या बोल रहा है कि तू ही ले आना कार, हम तो तेरी वाली कार में बैठ लेंगे। और माय डियर फ्रेंड भगवान ने उनकी सुनी और आज मेरे घर में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, आज मेरे घर में 5-5 कार है और ये जो 5वीं कार अभी मैंने परचेज़ की है, अभी इसी दीपावली पे मैंने परचेज़ की है जो दुष्यंत भाई ने ही मेरे को दिलवाई है और ये 5वीं कार आज मेरे पास बीएमडब्ल्यू कार है। ये शानदार 5वीं सर। मेरी लाइफ में बीएमडब्ल्यू कार है और जो दोस्त मेरे को बोलते थे ना हम तो तेरी वाली कार में ही बैठ लेंगे। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, अभी राजस्थान में शादियों का सीज़न चल रहा है, क्योंकि आफ्टर कोविड शादियाँ हुई नहीं मार्च से, तो अभी मेरी 2 कारें मेरे 2 दोस्त उधार लेकर के माँग करके लेके गए हैं। एक तो मेरी होंडा सिटी अभी कल ही रात को मेरा एक दोस्त आया था, बोला यार साले की शादी है, ससुराल जाके आना है, अभी तो तू तो बीएमडब्ल्यू चलाता है, तो तेरी ये होंडा सिटी तो कोई चलाने वाला है नहीं, यार दे दे यार और मैं मेरे ससुराल जाके शादी में आ जाऊँ। तो आज वही दोस्त आते हैं
और कार उधार मांगने आते हैं। मैं किसी दोस्त को नीचा नहीं दिखा रहा यहाँ पे। हो सकता है मेरा दोस्त भी कोई यहाँ पे मीटिंग में बैठा हो, क्योंकि मैंने भी ये जूम लिंक 1-2 दोस्तों को सेंड किया था। तो आज बड़ी बात ये है कि आज यहाँ से मेरे घर में हम चलाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। मेरे पापा जी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी मदर है, वो ओल्ड लेडी है। माताजी बिल्कुल बुजुर्ग है। वो गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, वो ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। आज मैं और मेरी वाइफ हम सिर्फ 2 लोग हैं और घर में कार है 5, चलाने वाले नहीं है। ये सब कुछ हो पाया ज़िंदगी में उस एक छोटे से डिसीज़न के कारण। उस मीटिंग के अंदर एक छोटा-सा डिसीज़न जो मैंने लिया था, आज उस छोटे से डिसीज़न के कारण लाखों रुपए जैसी आमदनी है, 5-5 कार हो चुकी है और जहाँ पे मैं एक 8 बाई 8 के रूम में रहा करता था, अगर मैं बात करूँ, तो आज जयपुर जैसे शहर के अंदर मेरे खुद के 2 घर हैं। जयपुर जैसे शहर में और मेरे दोनों घर में दुष्यंत भाई आया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक घर लिया जो फ्लैट था, मैंने फ्लैट लिया था, दुष्यंत भाई वहाँ आए और दुष्यंत भाई ने बोला, "यार मज़ा नहीं आया इस फ्लैट में, थोड़ा-सा बड़ा घर होना चाहिए भाई आपका।" और अभी लास्ट दीपावली, ये जो दीपावली गई है, हेलो, क्या आ गया है सर? मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, कुछ मेरा मोबाइल और ही कुछ चल रहा है। अच्छा, शायद किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया है। यस, तो सर आपकी गाड़ी दिखा रहा था मैं। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सर। तो पिछली दीपावली पे मैंने मेरा घर लिया था और उस घर पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हालाँकि समय का अभाव है लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। पिछली दीपावली, ये दीपावली नहीं, इससे पिछली दीपावली आई थी 25 अक्टूबर की और 21 अक्टूबर को मैं और मेरी वाइफ़ बैठे हुए थे और मेरी वाइफ़ मेरे को बोलती है, उस टाइम मेरा क्राउन का लेवल था, मैं वेस्टीज के अंदर एज़ अ क्राउन काम कर रहा था। तो मेरी बीवी मेरे को बोलती है कि सुरेश, दीपावली आ रही है, मेरे को कुछ गिफ्ट चाहिए और हम तो वेस्टीजियन है ना और वेस्टीज में भी क्राउन क्राउन का नशा कुछ और ही होता है। तो मैंने भी मेरी बीवी को कुछ बढ़-चढ़ के बोल दिया। मैंने कहा, बोल जानेमन, जो चाहिएगी वो तेरे को मिल जाएगा। और मेरी बीवी मेरे को बोलती है, जी मेरे को दीपावली है वो अपने नए घर में सेलिब्रेट करनी है। 21 अक्टूबर को बोला जाता है कि मेरे को नए घर के अंदर दीपावली सेलिब्रेट करनी है और 25 अक्टूबर को दीपावली थी। और मैंने शब्द दिए थे और हम तो हिंदुस्तानी आदमी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और मैंने मेरी बीवी को बोल दिया कि हाँ, यस, डन, अपन नए घर में सेलिब्रेट करेंगे। और आपको बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि 21 तारीख को मेरी बीवी ने घर ढूँढना शुरू किया। 22 तारीख को मेरी बीवी ने घर फाइनल किया कि अपन इस घर के अंदर ये घर परचेज़ कर रहे हैं और 23 तारीख को मैंने उस घर वाले को, जिस प्रॉपर्टी का वो ओनर था, उस ओनर के साथ मैंने एग्रीमेंट साइन किया और उसको जो भी डाउन पेमेंट वगैरह करना था वो सारा किया और मैंने धनतेरस यानी 23 अक्टूबर को उस घर के अंदर मैंने एंट्री ली और मेरा 25 अक्टूबर को मैंने नए घर के अंदर एंट्री ली और ये लगभग 70 लाख रुपए का घर मैंने यहाँ से क्या बात है खरीदा। सर! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ये शानदार। इतना बड़ा जो पावर आ पाया, वो आ पाया सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्टेज के कारण। तो आप लोगों के लिए मैसेज क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। तो मैं वहाँ से निकल के आया, वो मेरी लाइफ़स्टाइल थी, लेकिन आज सब कुछ चीज़ें बदलती चली गई। जयपुर जैसे शहर में 2 घर होना, 5 कारें होना, लाखों रुपए जैसी आमदनी है। मैं कई फ़ॉरेन टूर यहाँ से कर चुका हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जो एरोप्लेन में बैठा। क्योंकि जिस जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, सिर्फ़ एरोप्लेन को ऊपर से जाते हुए देखते हैं, कभी अंदर बैठने की हिम्मत नहीं हुई और मैं एरोप्लेन में बैठा ही नहीं, मेरे को जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, कुछ यूरोपियन कंट्री में घूमने का मौका मिला। मेरे दोस्त मेरे को, जब मैं घूम के आया था, मेरे को पूछ रहे थे, भाई कहाँ-कहाँ घूम के आए? मैंने कहा, यार पता नहीं कहाँ-कहाँ गए थे, सारे ही बहुत खूबसूरत जगह थी। और उसके अलावा मेरे को थाईलैंड, दुबई, मैंने कई विदेश यात्राएँ ऐसी की है और ये तो कोरोना का मुँह काढ़ा हो साले का कि मार्च के बाद सारी फ्लाइटें बंद है, नहीं तो 1-2 फ्लाइट अभी और हो ही जाती। तो ये सब कुछ चीज़ें मेरी लाइफ़ में हो पाई, सिर्फ़ उस छोटे से डिसीज़न के कारण। बहुत सारे लोग आपको गिराएँगे। मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैं शुरुआती दौर में था, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था और मैं लोगों के पास जाता था, लोग हमारे को हरा देते थे। मैं लोगों को बोलता था, जी वेस्टीज का साबुन बहुत ज़ोरदार का आता है। लोग हमारे को हरा देते थे कि नहीं जी, ये लक्स बहुत अच्छा आता है, ये पियर्स बहुत अच्छा आता है, ये तुम्हारा साबुन बेकार आता है, ये है, वो है। और उस टाइम मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था। और आज आपको बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि कई बार ऐसा होता था कि मैं हार जाता था और लोग जीत जाते थे, वो मेरे को हरा देते थे। कि वेस्टेज का सामान लोकल है, वेस्टेज का सामान नकली आता है या घटिया आता है या क्वालिटी नहीं है और मेरे पास नॉलेज नहीं होता था और वो लोग जीत जाते थे और मैं हार जाता था। लेकिन आज फ़र्क इस बात का है कि आज वो सारे जीतने वाले लोग आज भी उसी तरह 15 से 20,000 रुपए महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी के रगड़ के खा रहे हैं और ये हारने वाला सुरेश पंडित महीने का 3 लाख रुपया कमाता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज लोग आप पे हँस रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपकी मज़ाक बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपको मार्च 2018, मेरे घर से वेस्टीज की दुकान लगभग-लगभग 50 किलोमीटर दूर थी।
वेस्टीज का एक ही आउटलेट हुआ करता था उस टाइम, मार्च 2018 में। वेस्टीज का ब्रांच ऑफिस था कंपनी का, जो कंपनी चलाती थी। उसके अलावा जयपुर में कोई डीएलसीपी नहीं था और मेरे घर के आसपास 50 किलोमीटर में कोई दुकान नहीं होती थी। और उस टाइम जब मैं घर का सामान लेने के लिए वहां जाता था, आज आपके पास भी ऐसा कुछ रहा होगा, आपके घर के भी आसपास दुकानें नहीं होगी, वेस्टीज की डीएलसीपी नहीं होगी, आप भी दूर-दूर जाते होंगे। मैं जब वहां पे सामान खरीदने जाता था, तो रोडवेज बस में जाता था मैं वहां पर। तो मेरे कई दोस्त मेरे को पूछते थे, भाई कहाँ जा रहा है? तो मैं उनको बताता था, मैंने कहा भाई वहाँ जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, उस फलाँ जगह पे, क्योंकि आप जगह का नाम नहीं समझ पाएँगे, इमली वाला फाटक। मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ। बोला जी क्यों जा रहा है? मैंने कहा घर का सामान खरीदने जा रहा हूँ। बोला क्या खरीद के लाएगा? मैं उनको बताता था, मैंने कहा यार चाय खरीद के लानी है मेरे को। तो वो बोलते थे यार चाय खरीदने के लिए इतनी दूर जा रहा है, 50 किलोमीटर दूर, चाय तो अपने मोहल्ले में भी मिलती है। मैंने कहा यार वो मोहल्ले वाली चाय में पैसा नहीं आता, वहाँ से पैसा आएगा। तो वो मेरे को पूछते थे, भाई तेरे को पता है भाड़ा कितना लग गया? मैंने कहा हाँ पता है, 30 रुपया जाने का लगेगा, 30 रुपया आने का लगेगा। बोला तेरा 60 रुपया तो भाड़ा लग जाएगा, 1 डेढ़ घंटा जाने का लगेगा, 1 डेढ़ घंटा आने का लगेगा। तू इतनी दूर जाकर के चाय ला रहा है, चाय तो मोहल्ले में मिल जाती है। मैंने कहा यार वो मोहल्ले वाली में पैसा नहीं आता, वहाँ से पैसा आएगा। तो वो मुँह पे तो कुछ नहीं बोलते थे। वो फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त के कोन ही मारता था बस के अंदर, सरकारी रोडवेज में जाता था मैं। तो वो दूसरे दोस्त के कोन ही मारता था और उसको बोलता था, देख पागल आदमी देखा है? वो बोलता था दिखा दिखा कहाँ है? बोला ये रहा, मेरी तरफ इशारा करता था कि ये पागल आदमी 20 रुपया बचाने के चक्कर में 60 रुपए का भाड़ा लगा दिया, 5 घंटे का टाइम लगा रहा है और फिर बोल रहा है यहाँ से चाय पत्ती खरीदने से मैं करोड़पति बनूंगा। वो लोग मेरे पे हंसते थे और मेरे को समझ में नहीं आता कि जब कोई एक आदमी कोई एक डिसीजन लेकर के उस डिसीजन पे जब काम करना शुरू करता है, लोग उसकी टांग क्यों खींचते हैं, लोग उसकी मजाक क्यों बनाते हैं, आज भी समझ में नहीं आता। वो लोग मेरी मजाक बनाते थे, वो लोग हंसते थे, लेकिन आज आपको बताते हुए मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि वो सारे दोस्त जो मेरे पे हंसते थे, आज भी वो उसी तरह सरकारी रोडवेज में धक्के खाते हैं और ये सुरेश पंडित आजकल हवाई जहाजों में धक्के खाता है। इतना बड़ा फर्क आ गया उस छोटे से लिए हुए डिसीजन के कारण। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगा, एक छोटा-सा डिसीजन आप लीजिए और उस डिसीजन पर अडिग हो जाना। बहुत सारे लोग आपकी मज़ाक बनाएँगे, बहुत सारे लोग आपको गिराएँगे, हो सकता है आपके घरवाले आपको गिराएँ। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हो सकता है आपके पापा को आपकी कामयाबी पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपकी मम्मी को आपकी कामयाबी पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपके दोस्तों को आपकी कामयाबी पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपके रिश्तेदारों को, आपके मोहल्ले वालों को, आपके समाज वालों को, आपके गाँव वालों को आपकी कामयाबी पे भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन इस सुरेश पंडित को भरोसा है कि आप सारे के सारे लोग कामयाब हो सकते हैं। बस मेरे भरोसे पे मेरे दोस्त भरोसा कर लेना। भरोसा आप कर लेना और इस भरोसे को बस कायम रखना अगले 3 साल तक। मैं हमेशा बोलता हूँ ये वेस्टीज त्रिवर्षीय योजना है। जैसे सरकारें लाती है ना पंचवर्षीय योजनाएँ, वो पता नहीं वहाँ पे वो जो पंचवर्षीय योजनाएँ लाती है, वहाँ पे कुछ होता है कि नहीं होता, ये वेस्टीज त्रिवर्षीय योजना है। 3 साल तक आप इस बिज़नेस के अंदर बस अडिग हो जाना, 3 साल तक आप बस डटे रहना। 3 साल आपको छोटी-छोटी कीमतें अदा करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए आएँगे। कई बार ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आएगा, कई बार लोग आपको छोड़ के चले जाएँगे, कई बार आपके मन में आएगा ये बिज़नेस शायद नहीं चलेगा, कई बार आपके ऐसा आएगा कि शायद आपने गलत डिसीज़न ले लिया वेस्टीज आने का। लेकिन माय डियर फ्रेंड 3 साल आप वो छोटी-छोटी कीमतें अदा कर देना। छोटी-छोटी कीमतें आप अदा करते चले जाओगे, 3 साल जब आप इस बिज़नेस में निकाल दोगे, अभी तो 3 साल तो हुए भी नहीं है मेरे, मेरे को तो 2.5 साल हुए हैं। मेरे अपलाइन ने कहा था कि 3 साल तक के लिए आप पंडित जी एक कमिटमेंट करके आना, 3 साल से पहले वेस्टीज को छोड़ना नहीं है। और आज अगर आप 3 साल के लिए यहाँ पर कमिटमेंट करके आते हैं, जब लगातार चलते रहेंगे तो एक दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अभी माय डियर फ्रेंड मेरा लेवल यूसीडी का है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ-जहाँ भारत का तिरंगा पहनाया जाता है, वहाँ-वहाँ मेरा बिज़नेस जाता है। कच्छ से लेके काज़ीरंगा तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर जगह पे आज मेरा नेटवर्क है। आज मेरे नेटवर्क में हर जगह के लोग मेरे को फ़ोन करते हैं। मेरे को कई बार तो उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती क्योंकि अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग भाषाएँ हैं, वो लोग मेरे हेलो, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा किसी का फ़ोन आ गया था। तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ऐसा-ऐसा है, हम आपके नेटवर्क में हैं। आज अगर कोई आदमी सूरत में बैठा कोई आदमी आज सूरत में बैठा भगवान के अगरबत्ती लगाता है और वो जो अगरबत्ती है वो हमारे बेस्ट डील से खरीदी हुई है। और वो भगवान की अगरबत्ती लगा के बोलता है जी ओम जय जगदीश हरे और यहाँ पर जयपुर में बैठे मेरे घर में आ जाते हैं हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। सोचो कि क्या बिज़नेस है यार। हो सकता है उसके लक्ष्मी खुश होगी कि नहीं होगी मेरे को नहीं पता। कि लक्ष्मी माता उस पे खुश होगी या नहीं होगी, लेकिन अपने ऊपर लक्ष्मी माता पूरी खुश हो रही है क्योंकि अपन वेस्टीज कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं, कोई बॉम्बे में बैठा चाय पीता है और वो बोलता है जी मजा आ गया। अरे उसको मजा आया कि नहीं है, अपने घर में 3 लाख रुपए आ गया। ये सब कुछ आपके साथ भी होगा।
आने वाले टाइम में आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई चाय खरीद रहा है, कोई आटा खा रहा है, कोई नमक खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड कि आपका चेक लाखों रुपया महीने का कब पहुँच जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये वेस्टेज क्या देती है? मेरे को कई लोग पूछते हैं, सर ये वेस्टेज क्या देती है? मैंने कहा वेस्टेज आपको देती है एक राजमहल सी ज़िंदगी और एक ताजमहल सी मौत। वेस्टीज आपको देती है एक राजमहल सी जिंदगी और एक ताजमहल सी मौत। मेरे इंट्रोड्यूसर अपलाइन में आते हैं मिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनके सीनियर में आते हैं फिर ग्रो रिच पार्टनर मान साहब वगैरह, उनके अपलाइन में आते हैं विवेक सक्सेना जी, और उनके अपलाइन में बात करूं सिद्धार्थ सिंह सर। सिद्धार्थ सर से भी मैं पहली बार जर्मनी में मिला था, और सिद्धार्थ सर से हालाँकि मैं कम ही बात करता हूँ क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो अपलाइन्स हैं वहीं पे, और ख़ास तौर से दुष्यंत भाई, मैं हमेशा मेरे को जहाँ भी मैं अटक-भटक जाता हूँ, मैं पहला कॉल दुष्यंत भाई को करता हूँ। जब कोई कैलकुलेशन में समझ में नहीं आता, कोई ऑफर समझ में नहीं आता, तो मैं दुष्यंत भाई को फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा, "भाई ये कंपनी ने क्या ऑफर निकाला है, ये क्या है, क्या नहीं है?" तो वो मेरे को हमेशा समझा देते हैं। तो एक बार की बात है, मैं सिद्धार्थ सर को मैंने फ़ोन लगाया और सिद्धार्थ सर को मैंने पूछा, मैंने कहा, "सर क्या कर रहे हो?" बोला, "यार क्रिकेट खेल रहा हूँ।" मैंने कहा, "सर क्या कर रहे हो?" बोला, "क्रिकेट खेल रहा हूँ।" मैंने कहा, "सर क्रिकेट खेल रहे हो? हम तो फील्ड में लगे पड़े हैं और आप क्रिकेट खेल रहे हो?" बोला, "यार क्या करूँ अब, कोई करने को कोई काम रहा नहीं, तो सोचता हूँ चलो यार टाइम पास करने के लिए क्या किया जाए, क्रिकेट ही खेल लेते हैं।" सोच के देखो यार कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहा है आज की तारीख में। 1 करोड़ रुपया पर मंथ की आमदनी, पहले महीने का खर्च भी नहीं होता, उससे पहले दूसरे महीने फिर पैसा आ जाता है। पहले वाला खर्च भी नहीं होता, उससे पहले दूसरे महीने फिर पैसा आ जाता है। आज जो ज़िंदगी है वो राजमहल सी ज़िंदगी है। मैं हमेशा बोलता हूँ वेस्टेज एक सिद्धि है। आपने रामायण महाभारत देखी होगी टीवी के अंदर। रामायण महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बचपन में जाते हैं जंगल के अंदर और जाकर के वहाँ तपस्या करते हैं। अपने जो भी इष्ट भगवान, जो भी शंकर भगवान, जो-जो भी वो मानते हैं, वहाँ पे जाकर के वो तपस्या करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बचपन में जाता है और बूढ़ा हो जाता है। और पूरी ज़िंदगी वो लगा रहता है। और फिर उसकी भगवान परीक्षाएँ लेने आता है। कभी बरसात होती है, कभी तूफ़ान आता है, कभी आँधी आती है, कभी भूतों को भेजा जाता है। भूत आकर के उसको डराते हैं ताकि वो उसकी तपस्या बीच में भंग हो जाए और वो छोड़ के भग जाए। जब भूत से भी नहीं डरता, आग लगा दी जाती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है, लेकिन वो बंदा लगा रहता है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में कि उसके पूरी बॉडी के ऊपर पेड़-पौधे लग जाते हैं, जानवर उसपे घर बना लेते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, लेकिन बंदा लगा रहता है, और जब किसी तरीके से वो नहीं टूटता, नहीं हारता, तो कई बार अप्सराएँ भेजी जाती है। आपने देखा होगा, इंद्र भगवान अपनी अप्सराएँ भेजती है, और वो जो अप्सराएँ होती है, वो कैटरीना कैफ तो पानी भरती है उनके आगे, इतनी खूबसूरत होती है, और वो आकर के डांस करती है, कैसे भी करके उस आदमी का वो जो तपस्या कर रहा है, वो तपस्या भंग हो जाए। लेकिन वो आदमी तो बस लगा रहता है, और जब लगा रहता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई तरीके की उसकी परीक्षाएँ ली जाती है। और जब वो लगा रहता है, उसके बाद में भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान प्रकट होकर के बोलते हैं, "बोल बेटा, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तू बोल क्या चाहिए?" और फिर उसको वो वर मिलता है। वो यूँ हाथ करता है, लड्डू आ जाए तो लड्डू आ जाता है। वो यूँ हाथ करता है, जी मेरे को तीर-बाण चाहिए, तीर-बाण आ जाता है। वो यूँ हाथ करता है, जी फरसा चाहिए, फरसा आ जाता है। आपने देखा होगा ये सब कुछ चीज़ें होता है। सेम डिट्टो वेस्टीज भी एक तपस्या है। ये एक सिद्धि है। और जब आप इस सिद्धि को करने बैठते हो ना 3 साल तक, तो ये सारे भूत, प्रेत, आत्माएँ, ये सब आपको भंग करने की, इस तपस्या को भंग करने के लिए आएँगे। बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आएगी। मैं आज भी मेरे को दिन याद है जब दुष्यंत भाई कई बार मेरे को स्टोरी बताते हैं कि सर मैं ऐसे-ऐसे स्टेशन पे रात को भूखा सोया हूँ, मैं कुत्तों के पास, भिखारियों के पास सोया हूँ। मेरे को वो दिन मेरे को भी याद आते हैं जब शुरुआती दौर में मैं था, मेरे पास भाड़ा नहीं होता था, मैं बॉम्बे जाता था। मेरा एक पूरा लाइन मेरा बॉम्बे में है, और मेरे पास जयपुर से बॉम्बे जाने का भाड़ा नहीं होता था। मैं ट्रेन के अंदर जनरल डब्बे में यूँ ही घुस जाता था, क्योंकि अपना क्या लूट के ले जाएगा, अपनी जेब में कुछ होता ही नहीं था। साला पकड़ेगा तो पकड़ कर के छोड़ देगा, क्योंकि चालान काटेगा किस चीज़ का? कुछ जेब में है ही नहीं तो काटेगा क्या? और मेरे को बॉम्बे जो है वो 1800 किलोमीटर, जयपुर से 1800 किलोमीटर है बॉम्बे। मेरे को ये 1800 किलोमीटर 18 किलोमीटर नज़र आता था। भूखा-प्यासा हम लगे रहते थे। और ये जो तपस्याएँ थी, मैं हमेशा एक चीज़ मानता था, मेरे अपलाइन मेरे को हमेशा एक चीज़ सिखाते थे कि पंडित जी जब हम ₹17 का मटका खरीदने जाते हैं ना पानी का, तो हम उसको 17 बार ठोक बजा के चेक करते हैं कि आखिर इसमें पानी टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो परमात्मा हमारे को लाखों रुपया देगा, तो आपको लगता है भगवान हमारे को बिना चेक किए ऐसे ही लाखों रुपए दे देगा? अगर मान लो किसी को ऐसे ही लाखों रुपए आने लग गया तो उसको पता ही नहीं है लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है। तो परमात्मा हमारे को लाखों रुपया देगा, लेकिन उससे पहले ये ठोक बजा के चेक करेगा। परमात्मा भी हमारी परीक्षाएँ लेगा, जैसे वहाँ पे ऋषि मुनियों की वो ली जाती थी। कभी भूत, प्रेत, ये भूत प्रेत मैं बोलता हूँ आपके यार दोस्त और रिश्तेदारों को। ये रिश्तेदार सारे के सब लोगों के भूत प्रेत होते हैं। बड़े डराते हैं साहब, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, तेरे बच्चे बिक जाएँगे इस काम के अंदर। हम बता रहे हैं, तू तो आज जुड़ रहा है वेस्टीज के अंदर।
भाई मेरे काका का, नाना का, देवर का, छोरा का, फूफा का, देवर की लड़की की, ससुर का छोरा ज्वाइन हुआ था वेस्टीज में। बेचारे का घर बिक गया, घर तेरी इस वेस्टीज कंपनी में। ऐसा-ऐसा मेरे को बड़ा डराया गया था, और आपको भी डराएँगे। मेरे को समझ में नहीं आता था। मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया वेस्टीज में जो उसका घर बिक गया? करना क्या है? ₹1000 का सामान ही तो खरीदना होता है। अगर घर का सामान खरीदने से कोई आदमी बर्बाद होता है तो हरामखोर बर्बाद हुआ नहीं है, वो तो खानदानी पहले से ही बर्बाद था। भाई क्या बर्बाद हो जाएँगे यार? क्या ज़िंदगी में पहली बार ₹1000-1200 का घर का राशन खरीदोगे क्या? लेकिन इस तरीके से बोलने का स्टाइल होता है उनका कि आदमी तो कोमा में आ जाता है। मेरे को ये कई बार लगता था, मेरे रिश्तेदार मेरे को ऐसा डराते थे, मेरे को लगता था भाई मैंने कोई वेस्टीज जॉइन नहीं की, ओसामा बिन लादेन का जैसे गैंग जॉइन कर लिया हो। इस तरीके की नज़रों से मेरे को देखा जाता था। इस तरीके से मेरे को डराते थे कि देख लेना हम बता देंगे तेरी ये बाइक भी ना बिक जाए ना, मेरा नाम बदल देना। इस तरीके के कमिटमेंट करते थे। बहुत डराया जाता था। कई बार भूत-प्रेत आएँगे, कई बार आपके सामने सॉरी अगेन किसी का फ़ोन आ गया था। मैं मेन काय बोलता हूँ, बहुत सारे लालच भरे ऑफ़र आपके पास आएँगे। कई लोग आपके पास आएँगे अदर-अदर कंपनी वाले जो आपको आकर के डिस्टर्ब करेंगे। ये सब आपके इसलिए आते हैं ताकि आपकी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड फिर आप तो लगे रहना बस। जैसे आज सिद्धार्थ सर है। आज सिद्धार्थ सर को वो सिद्धि मिल चुकी है। महीने का माय डियर फ्रेंड 1 करोड़ रुपया। आज वो यूँ हाथ करते हैं ना मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए। 1 करोड़ में तो 2 आ जाती है बीएमडब्ल्यू। वो यूँ हाथ करे ना मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए। भाई साहब घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। उनकी बीवी, उनके बच्चे मुँह से बोले नहीं, उससे पहले उनके घर में वो चीज़ हाज़िर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज उनके पास सिद्धि आ चुकी है। आज लगभग 1 करोड़ रुपया हर महीने की 10 तारीख को आकर के उनके एटीएम में पड़ता है। सोच के देखो कि आज वो सिद्धि क्या आज उनके पास है। वही सिद्धि हमारे को मिल सकती है। वही सिद्धि आज विवेक सर को मिल चुकी है, महीने का 40 से 45 लाख रुपया आता है। ये सिद्धि आज वेस्टेज के अंदर 5000 से ज़्यादा लोग ले चुके हैं, जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड। वेस्टीज के अंदर ऐसे हज़ारों मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सुपरमैन नहीं हूँ, मैं कभी उस काम को नहीं कर सकता जो मेरे से पहले नहीं किया, लेकिन आज वेस्टीज ने ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर दिए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, लास्ट में हमारे पास समय भी कम बचा है, कि अगर आपको अमीर बनना है, अमीर बनना आपकी गरज है, तो आज आपको एक फोकट की राय देके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ज़ूम मीटिंग पे बैठे हैं, टिकट तो लगा ही नहीं है ना। क्योंकि हम जब कोविड नहीं था उससे पहले जब मेरे सेमिनार होते थे, जिस लड़के की कभी उसके घरवाले नहीं सुनते थे, आज पूरा हिंदुस्तान सुनता है। मेरा बॉम्बे, सूरत, दिल्ली पता नहीं कहाँ-कहाँ प्रोग्राम होते थे, लोग 1-1 महीने पहले से टिकट बिकना शुरू हो जाती थी। बड़ा अच्छा लगता था कि जिसकी कभी घरवाले नहीं सुनते थे, आज पूरी दुनिया सुनने के लिए आ रही है। और ये एक दिन आपके साथ भी होगा। बहाना मत बनाना। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं। कई लोग मेरे को बोल देते हैं, "सर मैं तो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरे पास व्हीकल नहीं है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होता ना, मैं भी भाग-भाग के पता नहीं कितने लोगों को जॉइन करा देता।" कई लोग मेरे को बोलते हैं कि, "सर मैं तो इसलिए कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे घरवाले मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर मेरे घरवाले मेरे फ़ेवर में आ जाए, मेरे घरवाले सपोर्ट कर जाए ना, तो मैं भी यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ।" बहुत सारे लोग आकर के मेरे को बोल देते हैं कि, "सर मैं इसलिए कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जयपुर का रहने वाला नहीं, मैं तो बाहर से मैं यूपी से या मैं बिहार से रहने के लिए आया हूँ। मैं किसी को जानता नहीं इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरे पास तो सर खाने का ही पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं इस बिज़नेस को नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब बहाने हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं है, साला अब तो इस बिज़नेस को करना ही इसलिए है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, एक दिन इस बिज़नेस के माध्यम से मैं ऐसा मुकाम ला दूँगा कि मेरा खाता ओवरफ्लो रहना चाहिए हमेशा, कभी मेरे खाते में पैसा कम नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि मेरे घरवाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मैं इसलिए इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। साला इस बिज़नेस के अंदर एक दिन उस मुकाम पे पहुँचना है कि आज हमारे घरवाले हमारी बात नहीं मान रहे, एक दिन पूरी दुनिया आपकी बात को माने। आज मेरे पास व्हीकल नहीं है, मैं इसलिए इस बिज़नेस को नहीं कर रहा हूँ। साला अब तो इस बिज़नेस को करना इसलिए है क्योंकि 7 दिन की 7 कारें चाहिए मेरे को। आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास साइकिल है या नहीं है, लेकिन 7 दिन की 7 कार चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज हम कहाँ पे हैं। बस उस कारण को एक पकड़ लेना और उस कारण के ऊपर लगे रहना। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जिस व्यक्ति का क्यों बहुत बड़ा होता है ना, उस व्यक्ति का बिज़नेस बहुत बड़ा होता है। मेरे सामने भी बहुत बार ऐसी विषम परिस्थितियाँ आई थी कि इस बिज़नेस को क्विट कर दूँ, लेकिन डर लगता था। जो ज़िंदगी मैंने जी थी, वो डर लगता था कि यार ऐसी ज़िंदगी मेरे बच्चों को ना जीनी पड़ जाए। डर लगता था कि अगर इस तरीके की ज़िंदगी कभी बच्चों के सामने आ गई तो क्या होगा? तो बस लगे रहते थे और आज लगे रहने का नतीजा है कि आज वो सब कुछ चीज़ें हासिल हो गई। आज आपको एक फोकट की राय देके जा रहा हूँ अगर आपको अमीर बनना है। मैं पूछूँगा नहीं कि कौन-कौन व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है। तो आज आपको एक फोकट की राय देके जा रहा हूँ, सबसे पहले उस रास्ते को पकड़ो जो रास्ता लाखों रुपए देने की औकात रखता हो। हम लोग गलती क्या कर जाते हैं,
हम लोग एक इंग्लिश में कहावत है, मैंने पहले भी बोला, इंग्लिश में थोड़ा-सा मेरा हाथ तंग है, लेकिन फिर भी वो कहावत ही इंग्लिश में है, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा। एक इंग्लिश में कहावत है, नॉक द राइट डोर। सही दरवाजे को खटखटाओ। हम लोग क्या करते हैं, गलत दरवाजे पे लगे रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, कोई व्यक्ति चाहता तो है कि यहाँ से लाख रुपए आए और करता क्या है, कोई किसी के 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई मूंगफली का ठेला लगा रहा है, किसी ने सब्जी की दुकान लगा रखी है, कोई सुबह अखबार बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, और फिर हम बीवी को बेवकूफ बनाते हैं, चिंता मत कर, तेरे को भी एक दिन चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। और जब बीवी बोलती है जी बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया, तो किचन का उतार के बाथरूम में लगा दिया जाता है, बाथरूम का उतार के किचन में लगा दिया जाता है। यानी चांद को सूरज की जगह, सूरज को चांद की जगह। ये समझौते भरी जिंदगी हमारी चलती रहती है। अगर आपको रियल में लाखों रुपया चाहिए, तो सबसे पहले उस रास्ते को पकड़ो जो रास्ता लाखों रुपए देने की औकात रखता है। एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट की उसके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक बार किसी व्यक्ति की बीवी खो गई। अब बीवी खो गई, बड़ा परेशान हो गया, चारों तरफ बेचारा पागलों के जैसे घूम रहा है, बीवी खो गई, बीवी खो गई, बीवी खो गई। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन उसकी बीवी ना मिले उसको। थक हार के, भगवान का बड़ा आस्तिक था वो, थक हार के वहां पे पहुंच गया। वो राम जी का मंदिर बना हुआ था, राम जी के मंदिर पे जाकर के उसकी घंटी पकड़ करके जोर जोर से हिलाने लग गया, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, घर के बाहर निकल राम भगवान। तू यहाँ पर आराम से बैठा है, मेरी बीवी खो गई, मैं भूखा बैठा हूँ, बच्चे परेशान हो रहे हैं बिना मम्मी के, और तू मंदिर में आराम से बैठा है, जा करके मेरी बीवी को ढूंढ के ला। तो रात को वो घंटी बजाया जा रहा है, रात को लगभग 11-12 बजे का टाइम था, भगवान की भी नींद खुल गई, भगवान निकल के बाहर आए, बाहर आकर बोल रहा है, कौन आदमी है भाई, क्यों परेशान कर रहा है, रात को 12 बजे घर जाके सो, मेरे को भी सोने दे। बोला ना मैं सोऊंगा ना तेरे को सोने दूंगा, जाकर के पहले मेरी बीवी को ढूंढ के ला। भगवान ने, श्री राम ने बोला यार मामला तो बड़ा पंगे वाला है, बेचारे की बीवी खो गई तो अब घर कैसे जाए। बोला यार तूने रामायण देखी है? बोला जी देखी है। बोला एक चीज बता, जब मेरी वाली खोई थी तो कौन ढूंढ के लाया था? वो देख सामने, वो उधर वो छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है जिसके ऊपर एक लाल झंडा लगा हुआ है, वो हनुमान जी का मंदिर है। जब बीवियां खो जाती है तो बीवियों को ढूंढ के लाने का डिपार्टमेंट उस आदमी का है, मेरा नहीं है। मैं तो मेरी वाली मैं खुद ही नहीं ढूंढ के पाया था, वो ढूंढ के लाया था। तो कहने का मतलब, नॉक द राइट डोर, सही दरवाजे को खटखटाओ। आप गलत जगह पे, हम वहां पर जाकर के वो घंटी बजाए जा रहे हैं, बेचारे राम जी को और परेशान कर दिया। बीवी ढूँढने का काम हनुमान जी का है, वो ढूँढ के लाएँगे। तो अगर हमें भी करोड़पति, अरबपति बनना है, लाखों रुपया चाहिए, बीएमडब्ल्यू जैसी कार चाहिए, वो लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, तो सबसे पहले उस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जो रास्ता लाखों रुपए देने की औकात रखता है। मैं नहीं कहता आप वेस्टेज करें, बिल्कुल मत करें, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बिल्कुल वेस्टेज मत करें आप। लेकिन सबसे पहले उस रास्ते को पकड़ो जो रास्ता आप लाखों रुपए आपको ले जाए। और अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, जो हमारे को लाखों रुपए पे ले जाए, तो माय डियर फ्रेंड, ये वेस्टीज एक रास्ता है जिसने पिछले 16 साल के अंदर अपने आप को साबित किया है। इस वेस्टीज के माध्यम से सुरेश पंडित जैसे हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ से लाखों रुपए जैसी आमदनी कमा रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए महीने का लोग कमा रहे हैं। आज लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, कितने लोग फॉरेन घूम चुके हैं, कितने लोग अपने ड्रीम हाउस यहाँ से बना चुके हैं। तो ये भी एक रास्ता है, इसको पकड़ लो। और फिर खबरदार 3 साल से पहले नेगेटिव हुए तो आपको नेगेटिव होने का कोई हक है ही नहीं। आपको कोई पंचर कर ही नहीं सकता, आपको कोई हिला ही नहीं सकता। बहुत लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, लेकिन बस फिर अगले 3 साल तक के लिए बस लगे रहना। और मैं फिर अगेन बोलूंगा, यू आर वेरी लकी यार, आप जैसे दुष्यंत भाई जैसे, शिवम भाई जैसे, मान साहब जैसे लोग आपके अपलाइन में हैं, जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, इतने दिन रात आपके लिए लगे रहते हैं। आपको 1% भी आइडिया नहीं है कि आप किन लोगों के साथ जॉइन हैं। आपको 1% भी आइडिया नहीं है कि आपका आने वाला टाइम आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। आप सारे के सारे लोग आने वाले 3 साल के बाद, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, 2025 में जब करोड़पतियों की लिस्ट जो बनेगी, उस करोड़पतियों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो होंगे वो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस से होंगे, और उस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में भी 50% अकेले वेस्टिजियन होंगे, और 50% के अंदर पूरी दुनिया की जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं, उनके लोग होंगे। 2025 में आप सारे के सारे दोस्त, आपका करोड़पतियों के अंदर आपका नाम होने वाला है। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि बस लगे रहें, हम सारे लोग यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी का बस एक ही फ़ॉर्मूला है, लगे रहो लगातार लगन से। लगे रहो लगातार लगन से, एक दिन हम भी वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ पे हमारे सीनियर आज वहाँ पे पहुँचे हैं। बस डटे रहना, हिलना नहीं, लोग आपको गिराने वाले आएँगे, बहुत सारे लोग आपको इस तरीके का आएँगे। बस कमिटमेंट के साथ हम लगे रहना, ईमानदारी के साथ लगे रहना। विषम परिस्थितियाँ आती है, चली जाती है। दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना गिरे चलना सीखा हो।
भगवान श्री राम भी गिर-गिर के चलना सीखे थे, भगवान श्री कृष्ण भी गिर-गिर के चलना सीखे थे और हम लोग भी आज आपके पास भी जब आप इस बिज़नेस के अंदर आते हो, कई बार उतार-चढ़ाव आएँगे, कई बार गिरेंगे, कई बार आपको इस तरीके के आपको लगेगा कि आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, लगातार, 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 लगातार सिस्टम में बने रहना। जो आपके अपलायंस जो आपको ज़ूम मीटिंग का लिंक भेजते हैं, उस ज़ूम मीटिंग को अटेंड करते रहना। जो आपके अपलायंस इस बिज़नेस के अंदर बोलते हैं, वो उसको करते रहना क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आपकी कोई दिल से कामयाबी चाहता है, दिल से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्नी भी शायद आपकी कामयाबी पे खुश हो या नहीं हो। हो सकता है आपके घरवाले आपकी कामयाबी पे खुश हो या नहीं हो। क्योंकि आज ये जब बीएमडब्ल्यू और घर आया ना, उसके बाद मेरे को पता चला है कि जो दोस्त, जो रिश्तेदार मेरे को लगते थे ना ये मेरे हैं, मेरे को अब पता चल रहा है कि साले सब जलते हैं। सब लोगों की ये बीएमडब्ल्यू है ना, बहुत सारे रिश्तेदारों की तो सीने पे चल रही है कि भाई ये कैसे हो गया? तो हो सकता है आपकी कामयाबी से आपके रिश्तेदार खुश हो या नहीं हो। हो सकता है आपके घरवाले या आपके गाँव वाले आपकी कामयाबी पे खुश हो या नहीं हो। अगर दिल से किसी को कामयाबी आपकी कामयाबी से अगर कोई खुशी होती है, वो आपके अपलाइन को होती है। जो आपका एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है ना, वो दिल से आपके लिए खुश होता है। कभी वो गलती से नींद में भी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता। तो जो आपके एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन आपको जो सिस्टम बताते रहें, बस उस सिस्टम के साथ माय डियर फ्रेंड चलते रहना, अगला करोड़पति का नंबर आपका है। तो थैंक यू, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया, 4 बज चुके हैं। आप लोगों ने इतना प्यार से